अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टॉपिक आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। लास्ट टॉपिक में आपको मैंने न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, ठीक है। तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में हमने पहले न्यूक्लियस के बारे में बात की थी कि न्यूक्लियस क्या होता है। फिर हमने साइज, स्ट्रक्चर और जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है उसी से रिलेटेड, वो है न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस के। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? तो आपको पता है कि मैंने आपको क्या कहा था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? आपको मैंने कहा था कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एटम का सारा मास और सारा चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज, वो एक जगह पे जमा होता है, ठीक है। और उसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है? उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उनको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपके पास ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये भी न्यूट्रॉन है, ठीक है। पी और पी यहाँ पे क्या है? हम प्रोटॉन, और एन एन यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो यहाँ पे आप देख लें, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पे, मतलब अगर आप इसके अंदर दो प्रोटॉन्स होंगे, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर आप देख लें कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, तो ये दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कौन कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये क्या करनी चाहिए? तो ये एक दूसरे पे इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स ये एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए? उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा और ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे न्यूक्लियस ब्रेक होना चाहिए, मतलब न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल रखता है। तो न्यूक्लियस अपने आप को किस चीज़ की वजह से स्टेबल रखता है? न्यूक्लियस अपने आप को न्यूक्लियर फोर्स की वजह से स्टेबल रखता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के दरमियान क्या होता है? एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? वो स्टेबल रहता है। और वो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या होती है? वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होगा कि हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्स होगी या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दोनों चार्जेस के दरमियान, वो क्या होगी? वो बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होती है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है नेचर में, ठीक है। तो ये फोर्स जब बहुत स्ट्रांग होता है, ये क्या होगा? ये अ, जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इससे बहुत कम होगा, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस किस फोर्स की वजह से स्टेबल होता है? इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान कौन सा फोर्स होता है? इंटरेक्टिव फोर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि आपको मैंने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करना चाहिए, मतलब एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये तो रिपल एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो इसकी वजह से न्यूक्लियस ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। लेकिन न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल रखता है। तो न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल कैसे रखता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक इंटरेक्टिव फोर्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, इनके दरमियान एक फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, और वो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? वो स्टेबल रहता है और ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन पी
P and N and are bound each other in the nucleus are called nuclear forces, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है कि प्रोटॉन प्रोटॉन्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स के दरमियान एक इंटरेक्टिव फोर्स होगा जो एक दूसरे को बाउंड रखेगा उस न्यूक्लियस के अंदर। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स के दरमियान एक इंटरेक्टिव फोर्स होता है जो एक दूसरे को बाउंड रखता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो वो ब्रेक नहीं होता, वो स्टेबल रहता है, ठीक है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये नेचर में बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब आपने जितनी भी फोर्सेस पढ़ी है अभी तक, ठीक है, उन फोर्सेस में सबसे जो स्ट्रांग फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो फोर्सेस भी पढ़ी है, ठीक है, तो उन सब में जो सबसे स्ट्रांग फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, वो स्टेबल रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे है न्यूक्लियर फोर्स इज द इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इज द इंटरेक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देख लें, अगर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मालिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, अगर ये आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मालिक्यूल्स हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे पे इंटरेक्टिव फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। मतलब इसके जो करीब जो मतलब इसके पास जो भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा, ये उसके साथ इंटरेक्टिव फोर्स में होगा न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज द इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है। ये इंटरेक्शन फोर्स होता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान होता है, इसलिए इसको हम इंटरेक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये बात भी नोट कर लें कि न्यूक्लियर फोर्स का अभी तक कोई फार्मूला नहीं आया, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स अभी तक जो हमने फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, तो अभी तक फिजिक्स इसके लिए कोई फार्मूला जो है वो डिफाइन नहीं कर पाई, ठीक है। इस तरह आपने बाकी फोर्सेस का देखा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू दिस, फोर्स इज इक्वल टू दिस, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का कोई इक्वेशन नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स का कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन जब इसके अंदर होंगे तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो अनस्टेबल होगा। तो न्यूक्लियस तो अपने आप को स्टेबल रखेगा। तो न्यूक्लियस अपने आप को किस चीज़ की वजह से स्टेबल रखता है, न्यूक्लियस अपने आप को न्यूक्लियर फोर्स की वजह से स्टेबल रखता है, जो इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन प्रोटॉन्स के दरमियान एक इंटरेक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, ठीक है। और वो फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से वो स्टेबल रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत कम होती, तो रिपल्सिव फोर्स उस पर ज़्यादा हो जाती, तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हो जाता क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या होती है, वो बहुत स्ट्रांग फोर्स होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है ये है कि न्यूक्लियर फोर्स आर प्राइमरीली अट्रैक्टिव, ठीक है, कि जो न्यूक्लियर की फोर्सेस होती है वो प्राइमरीली अट्रैक्टिव होती है, मतलब न्यूक्लियर की फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। अगर आप देख लें, अगर आपके पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक दूसरा प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या यू न्यूट्रॉन है, ठीक है, या प्रोटॉन है या न्यू न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, मतलब ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है। कुछ केसेस में ये रिपल्सिव भी होता है, लेकिन रिपल्सिव की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये फोर्स जो है वो क्या होता है, वो अट्रैक्टिव ही होता है, ठीक है। 90 to 95% केसेस में जो न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, वो फोर्स हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर प्राइमरीली अट्रैक्टिव, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर का फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मतलब आपके पास अगर एक प्रोटॉन और प्रोटॉन है, तो इनके दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अच्छा, फिर है न्यूक्लियर फोर्सेस इज चार्ज इंडिपेंडेंट, कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर की फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास लेट सपोज पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो ये हमेशा एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, मतलब ये एक दूसरे को हमेशा न्यूक्लियर फोर्स लगाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगा सकता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगा सकता है। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि न्यूक्लियर की जो फोर्सेस होती है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वो पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान भी हो सकती है, ठीक है,
प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी हो सकती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी हो सकती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी हो सकती है। ये फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। फिर क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, ठीक है, कि जो न्यूक्लियर की फोर्स होती है वो स्पिन डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अगर आपके पास स्पिन जो है पार्टिकल्स का, वो क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो स्पिन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मोशन है वो क्या है, वो एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो क्या होगी, वो लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, कि न्यूक्लियर की फोर्स जो है वो स्पिन डिपेंडेंट होती है। अगर आपके पास इनका जो स्पिन है वो एक दूसरे के पैरेलल है तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी, अगर इनका स्पिन जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो न्यूक्लियर की फोर्स जो है वो क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर की फोर्स स्पिन पे डिपेंड करती है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके करीब जो न्यूट्रॉन होगा या इसके करीब जो प्रोटॉन होगा, इसके नेबर में, ठीक है, मतलब इसके शॉर्ट रेंज में जो प्रोटॉन होगा या जो न्यूट्रॉन होगा ये उस पे न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो एक दूसरे पे जब न्यूक्लियर फोर्स लगाएंगे तो वो बहुत शॉर्ट रेंज में होगी, ठीक है। मतलब इनके जो करीबी पार्टिकल्स होते हैं या इनके जो करीबी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं ये उसी पे ही न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं, बाकी भी नहीं लगाते। मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है, ठीक है। ये करीब के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पे फोर्स लगाते हैं, दूर के नहीं लगाते, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस, ठीक है। कि अगर आपके पास एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो ये प्रोटॉन अपने करीबी न्यूट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा या ये अपने करीबी प्रोटॉन पे फोर्स लगाएगा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है। अच्छा, फिर क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रांगेस्ट इन नेचर। आपको मैंने ये पहले भी कहा है कि न्यूक्लियर की फोर्स जो है वो नेचर में स्ट्रांगेस्ट फोर्स होती है। मतलब न्यूक्लियर की फोर्स जो है वो नेचर की सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। अभी तक न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रांग फोर्स नहीं आया कोई, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर का जो फोर्स होता है वो स्ट्रांगेस्ट फोर्सेज इन नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फोर्स जो अभी तक जो है वो इससे स्ट्रांग फोर्स नहीं आई, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। इस तरह आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, ठीक है। अच्छा, फिर है न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन इलेक्ट्रिक, कि न्यूक्लियर की फोर्स जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, इनके मतलब इसका चार्ज के साथ कोई रिलेशन नहीं है कि ये चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर की फोर्स बनेगी, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर की फोर्स जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक होती है, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती कि मतलब पॉजिटिव की वजह से ये न्यूक्लियर फोर्स बनेगा या नेगेटिव की वजह से न्यूक्लियर फोर्स बनेगा, ठीक है। मतलब ये नॉन इलेक्ट्रिक होती है, ये चार्ज की वजह से नहीं बनती, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जस्ट नॉर्मल प्रोटॉन प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स के दरमियान इंडायरेक्टिव फोर्स होती है। ये चार्ज की वजह से नहीं बनती कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियर फोर्स बनेगी, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से बनेगी। ये नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन ग्रेविटेशनल, कि न्यूक्लियर के फोर्स जो है वो नॉन ग्रेविटेशनल होते हैं। कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के साथ दरमियान आपके यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, ठीक है। इनके दरमियान न्यूक्लियर की फोर्स ही होती है, क्योंकि ग्रेविटेशन की फोर्स बहुत कम होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो फिर क्या होगी, वो ब्रेक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके दरमियान ग्रेविटेशन की फोर्स भी हो सकती थी, लेकिन इनके दरमियान ग्रेविटेशन की फोर्स नहीं होती। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियर की फोर्स है उसको हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर की फोर्स है वो ग्रेविटेशन की फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशन की फोर्स बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती है, ठीक है। क्या पता मतलब इसका, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन ग्रेविटेशनल, कि जो न्यूक्लियर की फोर्स है वो नॉन ग्रेविटेशनल होती है। आपको मैंने क्या कहा है कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान अगर हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है वो किसी फोर्सेस की वजह से ब्रेक नहीं होता, ठीक है, मतलब ये स्टेबल रहता है, तो वो फोर्सेस तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन की फोर्सेस बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से तो ये ब्रेक होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशन की फोर्सेस नहीं होती, ये दूसरी तरह की फोर्सेस होती है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर की फोर्सेस जो है वो क्या है, वो नॉन ग्रेविटेशनल होती है, ठीक है।
क्योंकि ग्रेविटेशन की फोर्सेस बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती है। अच्छा, फिर न्यूक्लियर फोर्सेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, कि न्यूक्लियर फोर्स जो है इसके साथ ये प्रॉपर्टी होती है, सैचुरेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। न्यूक्लियर की फोर्सेस के साथ सैचुरेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने नेबरिंग न्यूक्लियस जो है या नेबरिंग प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो है वो इन पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इसके हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर की फोर्सेस जो है वो क्या होती है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है सैचुरेशन की, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस है द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, कि न्यूक्लियस की फोर्सेस की प्रॉपर्टी है सैचुरेशन की, ठीक है, कि अपने नेबरिंग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पे ही फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बारे में, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जो रिसेंटली जो बात हुई थी, वो जापान के एक साइंटिस्ट थे, जापानीज, ठीक है। जापानीज एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था युकावा, ठीक है। युकावा ने 1935 में, जो जापानीज साइंटिस्ट था, इसने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात की थी, ठीक है। उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्यों होता है। उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर दूसरे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और उन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था पाई मीज़ान का, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, युकावा ने 1935 में कहा था, ये एक जापानीज साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर पाई मीज़ान, मतलब इसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम पाई मीज़ान का नाम देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स बनती है, ठीक है। और ये क्या होता है, एट्स मास इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रॉन, इसका जो मास होता है पाई मीज़ान का, इसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, बट लेस देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसका जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होगा। तो आपको मैं क्या कह रहा था कि जापानीज एक साइंटिस्ट था, ठीक है, 1935 में, जिसका नाम युकावा था। उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर अदर पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनको हम पाई मीज़ान के नाम से, पाई मीज़ान उसने उसको नाम दिया, ठीक है, कि उन पार्टिकल्स को हम पाई मीज़ान बोलते हैं, ठीक है। और ये पाई मीज़ान जो है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ये क्या होते हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से लेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि ये पाई मीज़ान जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मतलब इस पे कोई चार्ज भी नहीं हो सकता। और इसको इसने क्या रिप्रेजेंट किया, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट। तो यहाँ पे पाई प्लस क्या है, पॉजिटिव मीज़ान, ठीक है, यहाँ पे पाई माइनस क्या है, नेगेटिव मीज़ान, और यहाँ पे पाई नॉट क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसने कहा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम पाई मीज़ान बोलते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं इलेक्ट्रॉन से, और ये कम होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इसकी एनर्जी जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होती है, इसको हम पाई मीज़ान बोलते हैं। और ये पाई मीज़ान जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल भी होते हैं, कि मतलब इस पर कोई चार्ज भी नहीं हो सकता। और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया सिंबल्स पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट से, ठीक है। तो ये थी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात, ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट ही टॉपिक था, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स।